Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Mujahid's Medi class. Hope you all are good and doing well. आज हम बात कर रहे हैं एक साइलेंट किलर के बारे में जो कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ते हुए एक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। क्या आपको पता है कि हर दूसरा शख्स रिस्क पर है? Yes, we are talking about diabetes, sugar. In this video, we will cover causes, symptoms, prevention, and what you can do to protect yourself and your loved ones. So, let's begin. हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो डायबिटीज़ इन पाकिस्तान, यहाँ पर शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है डायबिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की जो स्टडी हुई थी, जो रिसर्च उन्होंने की थी, तो उसमें हमें ये पता चला कि एडल्ट्स विद डायबिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में, वो एडल्ट्स जो डायबिटीज़ के साथ हैं वो अराउंड 33 मिलियंस हैं। कैन यू इमेजिन कि दिस इज़ अ बिग नंबर, 33 मिलियंस एडल्ट्स, they are affected by diabetes, one of the highest rate in the global. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एडल्ट्स विद डायबिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में हैं। एडल्ट्स विद प्री डायबिटीज़, वो एडल्ट्स जो कि डायबिटीज़ के हाई रिस्क पर हैं, प्री डायबिटीज़ मतलब कि ऐसे एडल्ट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अगर जो है वो एहतियात नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं कि उन्हें डायबिटीज़ डेवलप वो कर सकते हैं। और दे आर 11 मिलियन पीपल, दे आर 11 मिलियन प्लस पीपल, दे आर एट रिस्क and they are with pre-diabetes, significant portion of the population at the risk. और ये भी हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। उसके अलावा जो IDF ने हमें बताया है कि a quarter of adults are affected, it means कि हर 4 बंदों में से एक जो है वो डायबिटीज से अफेक्टेड है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हम सबको जो है वो एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए और हमें जो है वो इसके बारे में अवेयरनेस देनी पड़ेगी। इसके बारे में हमें प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट और फॉलोअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इसका जो है वो रीज़न क्या है, वाई इट इज़ सो हाई? क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो है जंक फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो फास्ट फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो अर्बनाइजेशन है, ये अर्बनाइजेशन क्योंकि अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक केसेस हैं वो अर्बन एरियाज में हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज। जेनेटिक्स की वजह से भी हमें जो है वो हेरिडिटरी जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसकी वजह से ये भी एक जो है वो रीज़न है। उसके अलावा है लो अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू हाई प्रीवेलेंस। अब लो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जो अहम मसला हमारे पास हमारी कम्युनिटीज़ में आता है वो आता है अवेयरनेस का, कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि इफ़ दे आर हैविंग डायबिटीज़, या फिर अगर पहली बात कि उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि वो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है। और फिर दूसरी अवेयरनेस ये भी नहीं है लोगों में कि जिनको डायबिटीज़ है उनको पता है कि उनको डायबिटीज़ है, लेकिन उनमें ये अवेयरनेस नहीं है कि न्यूट्रिशन उनको किस तरह की डाइट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का लाइफ स्टाइल जो है वो उनको जो है वो अवेल करना चाहिए, या फिर उनको जो है वो किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द अवेयरनेस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंध। तो सिंध की सूरत हाल ये है कि कराची, हैदराबाद और सक्खर हैव हाईएस्ट ओबेसिटी रेट्स। The 3 major cities of the Sindh, they have the highest obesity rates, and the obesity is the main reason contributing to diabetes. Okay, and the rapid urban lifestyle जो है
ये भी एक मेन वजह है, क्योंकि अर्बन लाइफ स्टाइल में मोर फास्ट फूड होता है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, और उसके अलावा जो है वो एक्टिविटी बहुत कम होती है, स्ट्रेस होता है, जॉब स्ट्रेस हो गया, ट्रैफिक स्ट्रेस हो गया, या फिर जो है वो लेस मूवमेंट है, लॉन्ग सिटिंग्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर एक और चीज़ है, वो ये है कि हाई प्रीवेलेंस इन रूरल एरियाज ड्यू टू पुअर डाइट। अब रूरल एरियाज में भी जो है वो हाई प्रीवेलेंस है, क्योंकि पुअर डाइट है, वहाँ पर लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस है, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है वो स्क्रीनिंग कम होती है, लोगों को पता नहीं होता कि इफ दे आर हैविंग डायबिटीज। और फिर फुट एम्पुटेशन के जो केसेस हैं ये भी सिंध में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबेसिटी है, तो इट मींस हाईएस्ट नंबर ऑफ द डायबिटिक केसेस भी हैं, तो जिसकी वजह से फुट एम्पुटेशन इन सिंध हॉस्पिटल्स राइजिंग एवरी ईयर। हर साल ये नंबर फुट एम्पुटेशन का जो है ये बढ़ता जा रहा है। वुमेन इन सिंध हैविंग हायर रेट्स ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज। अब ये गेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये होती है इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें डायबिटीज होती है, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जिसका नंबर भी सिंध में सबसे ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज आखिर है क्या? तो हम अगर इसको दूसरे अल्फाज में ये कहें कि नॉट इनफ इंसुलिन, मतलब कि बॉडी में जो है वो द बॉडी डजंट प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन, जो बॉडी में इंसुलिन की जो मिकदार है वो सफिशिएंट नहीं है, वो इतनी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो डायबिटीज जो है वो डेवलप होती है। या फिर अगर उसको ये कहा जाए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बॉडी में इंसुलिन तो है, बॉडी सेल्स डोंट रेस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन। अब इंसुलिन को जो बॉडी सेल्स हैं वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। दिस क्रोनिक कंडीशन लीड्स टू शुगर बिल्डअप इन द ब्लड, डैमेजिंग ऑर्गन्स ओवर द टाइम। अब ये अगर सिचुएशन हो जाए या फिर ये सिचुएशन हो जाए तो इस सूरत में क्या होता है कि क्रोनिक कंडीशन लीड्स टू शुगर बिल्डअप इन द ब्लड। अब ब्लड में शुगर का जो मिकदार है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज की वजह से ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं वक्त के साथ। ज़्यादातर जो है वो किडनी फेलियर में पेशेंट चले जाते हैं, और जो है वो आईसाइट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज जो है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें जो है वो बॉडी डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो हमारे सेल्स बॉडी के अंदर जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो बॉडी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होती। रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग इंसुलिन एंड इज कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। तो टाइप 1 जो है ये यंग एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में ज्यादातर होती है, और जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ये लाइफ टाइम जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अब इंसुलिन तो है, टाइप 1 में क्या था कि वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे थे ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, कि वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे थे जिन्होंने इंसुलिन बनानी थी, ठीक है। अब यहां पर इंसुलिन तो है, बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, स्ट्रांगली लिंक्ड टू द ओबेसिटी की वजह से, इनएक्टिविटी जो है वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, या फिर फैमिली हिस्ट्री है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी है
वो रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन हो जाती है और हम उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अकाउंट्स फॉर 90 to 95 जो केसेस होते हैं डायबिटीज के, तो वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। उसके बाद फिर जो थर्ड एंड लास्ट टाइप आ जाता है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज जो है प्रेगनेंसी के दौरान होता है और उसमें इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन द लाइफ। अब ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जो है वो प्रेगनेंसी के बाद भी जो वुमेन होती हैं वो ज्यादा रिस्क पर होती हैं कि वो दे कैन डेवलप द टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो अब जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि नॉर्मल और डायबिटिक फिजियोलॉजी क्या चीज़ होती है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी ये होती है कि जब ग्लूकोज एंटर्स इन ब्लड स्ट्रीम, जब कोई भी ग्लूकोज शुगर जब हम जो है वो जब बाय माउथ हम लेते हैं, तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में जब वो एंटर होती है तो क्या होता है कि पेनक्रियाज रिलीजेस द इंसुलिन। तो जैसे ही शुगर जो है वो हमारी बॉडी में पहुंचती है तो पेनक्रियाज अपना काम करती है। पेनक्रियाज क्या करता है कि रिलीजेस इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो डायबिटिक जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या होता है कि लिटिल और नो इंसुलिन रिलीज, या तो इंसुलिन रिलीज होता है तो वो बहुत कम होता है जो कि इनफ नहीं होता, और या फिर दूसरी कंडीशन जो टाइप 2 वाली जो टाइप 1 वाली जो कंडीशन है वो क्या है कि नो इंसुलिन। तो इंसुलिन यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, या कम में या है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है कि हाई ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी। अब जो ग्लूकोज बॉडी में खून में था, अब उसको जो है वो इनकाउंटर करने के लिए इंसुलिन तो है ही नहीं, या तो फिर उसका मिकदार कम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको कैसे पता चलेगा, या फिर जो है वो हम अपनी कम्युनिटी में अपनी सराउंडिंग में अगर हमें कोई भी पेशेंट मिले तो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें क्या चीज़ जो है वो कौन से सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे जो डायबिटिक पेशेंट होंगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सेसिव थ्रस्ट। उसको प्यास जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, और उसके बाद है एक प्यास का ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, थकन, फैटिक होना, या फिर जो है वो ब्लड विजन, आईसाइट में जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, बार बार पेशाब का आना, और उसके अलावा जो है वो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये चीज़ याद रखने की है कि एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, अचानक से जो है ना वो पेशेंट हिस्ट्री देता है तो वो बताता है कि इस एक हफ्ते में मेरा जो है वो इतना वज़न कम हो गया है, क्योंकि वो इतना वेट लॉस होता है कि उसको नोटिस में आ जाता है कि ये एकदम से मुझे क्या हो गया है। ठीक है, कि इतना वज़न कम हो रहा है, तो बिना किसी वजह के, जिसकी कोई और जो है वो ऐसी कोई वजह या कोई और बीमारी नहीं है, बस उसका वेट जो है वो कम होता जा रहा है, तो ये भी एक जो मेन सिम्टम है। उसके अलावा अगर कोई भी उसको वूंड अगर पेशेंट को है, कोई भी चोट लगती है तो उसका जल्दी से ठीक ना होना, वो स्लो वूंड हीलिंग, जो वूंड हीलिंग है उसका प्रोसेस जो है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, या फिर जो है वो कोई भी जख्म होता है तो वो जख्म जो है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, तो ये भी एक जो है वो मेन सिम्टम है। उसके अलावा है रिकरेंट इन्फेक्शन, उसको बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ में हमें जो है वो नज़र आती हैं, या वो ये सिम्टम्स हमें मिलते हैं उस पेशेंट में। उसके बाद की रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसके की रिस्क फैक्टर ये हैं कि डायबिटीज़ में ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो फिर इट मीन्स के दैट इंडिविजुअल इज़ एट हाई रिस्क, ही कैन डेवलप डायबिटीज़। और अगर जो है वो ओबेसिटी है, पेशेंट ओबेस है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो भी जो है वो ही इज़ एट हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़। उसके अलावा अनहेल्दी डाइट है, जो कि ज़्यादातर जो है वो हमारी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में ये चीज़ होती है, अर्बनाइजेशन में ये चीज़ होती है।
अनहेल्दी फूड हम खाते हैं या फिर जो जंक फूड होता है। अच्छा, उसके अलावा एज 40 प्लस, अगर पेशेंट की एज, इंडिविजुअल की एज 40 प्लस है तो इट मीन्स ही इज ऑन रिस्क फॉर डायबिटीज। उसके अलावा लेक ऑफ एक्टिविटी, दिस थिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन द अर्बनाइजेशन के इसमें जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन, इफ एनीवन हु इज हैविंग hypertension, it means he is on higher risk to develop diabetes और हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो दिस इज़ आल्सो अ की रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। तो उसके बाद फिर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो इसमें होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर है, FBS जिसको हम कहते हैं, जो कि नॉर्मल होना चाहिए लेस देन 100, और जो प्री डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनका जो FBS है, फास्टिंग ब्लड शुगर, वो 100 to 125 अगर उनकी रीडिंग आती है तो इट मीन्स दे आर ऑन प्री डायबिटीज स्टेज। बट इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 126 इट मीन्स दे आर डायबिटीज। तो these are three categories, okay? The values should be, we need to memorize these values. RBS random blood sugar जो है ये भी एक टेस्ट है, शुगर के लिए करवाया जाता है। तो इसमें इसकी भी जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 140, 100 to 140, दिस इज़ द नॉर्मल वैल्यू। बट अगर जो है वो प्री डायबिटिक, अगर किसी का जो है वो रीडिंग किसी की 140 to 199 आएगी तो इट मीन्स ही इज़ हैविंग ऑन प्री डायबिटीज़ स्टेज। और जो डायबिटीज़ की जो रीडिंग है वो 200 या फिर 200 से ज़्यादा अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर विद सिम्टम्स रीडिंग है तो इट मीन्स ही इज़ हैविंग डायबिटीज़। बट रिमेंबर कि ये जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। डायबिटीज़ को जो है वो डायग्नोस करने के लिए ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके अलावा उसके सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा वो डायग्नोस जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट ये भी करवाया जाता है OGTT। OGTT में क्या होता है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, और ये जो है वो उसकी भी जो रीडिंग है वो इट शुड बी लेस देन 140, और प्री डायबिटीज़ की रीडिंग जो है वो 140 to 199। and those individuals who are having diabetes, their reading will be 200 or more than 200 milligram per deciliter। तो ये कुछ रीडिंग्स हैं। और उसके अलावा जो है वो HbA1c टेस्ट है। HbA1c टेस्ट का जो नॉर्मल है, नॉर्मल रीडिंग है वो है लेस देन 5.7, और प्री डायबिटीज स्टेज के लिए रीडिंग है 5.7 to 6.4, एंड दोज विद डायबिटीज उसकी जो रीडिंग है वो है इक्वल 6.5 और मोर। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक्यूट और क्रोनिक दो किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट की। एक्यूट में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो है पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, सीजर्स भी हो सकते हैं, और जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ एक्यूट डायबिटीज़। और उसके अलावा डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये एक सीवियर इमरजेंसी होती है। सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर, एसिड बिल्डअप एंड डिहाइड्रेशन। तो डीके की वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एसिड बिल्डअप हो जाता है बॉडी में, और जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट जा सकता है। और उसके अलावा जो है वो सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाता है। इवन के ब्लड शुगर की रीडिंग मोर देन 500, मोर देन 600 भी आ सकती है। और उसके अलावा मेन चीज़ ये होती है
कि जो यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट अगर पेशेंट की करवाई जाती है तो उसमें जो है वो कीटोन्स वगैरह ये चीज़ें जो है वो उसमें मिलती हैं डीआर रिपोर्ट में। अच्छा, उसके अलावा एक और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट HHS, extremely high blood sugar without significant ketoacidosis causing severe dehydration। तो ये भी एक किस्म का जो है वो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कीटोएसिडोसिस, इट मींस के कीटोन्स तो नहीं मिलेंगे बट ही विल बी हैविंग सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, हाई ब्लड शुगर होता है विदाउट सिग्निफिकेंट कीटोएसिडोसिस और साथ में जो है वो सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो रही होती है। उसके बाद फिर आ जाता है क्रोनिक। अब क्रोनिक हमें पता है कि एक्यूट और क्रोनिक में वो मसला है कि वो डिफरेंस है कि एक्यूट मींस के जो लेटेस्ट, जो रिसेंट, करंटली अगर कोई चीज़ हुई है, करंटली अगर उसको जो है वो डायबिटीज़ हुई है तो उसको हम एक्यूट कहेंगे। और क्रोनिक, इफ़ द डिजीज़ हैज़ पास्ट मोर देन 6 मंथ्स तो फिर हम उसको क्रोनिक कंडीशन कहेंगे। जब क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें जो है वो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आइज़ की रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी में क्या होता है कि डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो रेटिना को ब्लड सप्लाई करती हैं तो वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस जो है वो डेवलप होती है पेशेंट में। उसके अलावा किडनी फेलियर होता है, किडनी डैमेज दैट कैन प्रोग्रेस टू किडनी फेलियर। तो ये भी जो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क पर होते हैं किडनी फेलियर के लिए। और उसके अलावा जो है वो नर्व्स, न्यूरोपैथी ज़्यादातर होती है, जो हाथ पांव सुन हो जाना, सुइयां लगना पाँव में, हाथों में, नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं कि ऑफन अफेक्टिंग सेंसेशन वगैरह जो है ये चीज़ जो है वो होती है। उसके अलावा हार्ट में MI और स्ट्रोक वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर रेटिनोपैथी भी हो रही है, न्यूरोपैथी भी हो रही है और ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से हार्ट अटैक और MI वगैरह, स्ट्रोक वगैरह ये चीज़ें भी जो है वो हो सकती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के। उसके अलावा फीट अल्सर, ये मोस्ट कॉमन है, ये ज़्यादातर जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशन होता है। पुअर सर्कुलेशन की वजह से जो नर्व डैमेजेस हो जाती हैं कैन लीड टू फुट अल्सर एंड इन्फेक्शन। अब फुट अल्सर जो है वो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं और फिर इवन के फुट एम्पूटेशन या फिर लेग एम्पूटेशन तक भी जो है वो ये चीज़ें फिर जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है। ठीक है, तो उसके लिए 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 है लाइफ स्टाइल। सबसे ज़्यादा जो है वो लाइफ स्टाइल बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल पे फोकस करना। और उसके बाद फिर मेडिकेशन है और मॉनिटरिंग है। तो कहते हैं ना कि सेहत अल्लाह की नेमत है, तो सेहत अल्लाह की नेमत है, हमें उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें जो है वो अपने लाइफ स्टाइल पे फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है वो डेली ब्रिस्क वॉक्स, वेट रिडक्शन, हेल्दी डाइट और लो शुगर हाई फाइबर डाइट और अवॉइड जंक फूड। अब ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल जो है वो सुनने में ज़रूर लगेंगी कि जो है वॉक भी करना है और उसके अलावा जो है वो जंक फूड को भी, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब को अवॉइड करना है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखेंगी, जो आपको डायबिटीज़ से बचाएंगी, जो आपको दिल की बीमारियां, किडनी फेलियर और मुख्तलिफ जो है वो हमारे जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब से ये मेन पिलर है। दिस इज़ द इनिशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर that will save you from a lot of types of diseases। तो लाइफ स्टाइल पे जो है वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को हमने चेंज करना है। उसके बाद फिर आ जाता है सेकंड पिलर, मेडिकेशंस। तो जो डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइलोरेज और DPP
इनहिबिटर्स और उसके अलावा जो है वो SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 एनालॉग्स और उसके अलावा इंसुलिन अगर जो है वो ज़रूरी होती है तो वो भी दी जाती है। उसके बाद फिर आ जाता है थर्ड एंड लास्ट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, और ताकि उसको पता चले कि उसका स्टेटस क्या है एंड हाउ इफेक्टिव द मेडिकेशंस और विच ही इज टेकिंग। और उसके अलावा HbA1c टेस्ट जो है ये भी एवरी 3 to 6 मंथ्स उसको करवाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो डाइट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन भी है कि डाइट एडवाइस फॉर डायबिटिक पेशेंट, फूड्स टू अवॉइड। डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अक्सर जो है ना वो देखा यह गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो मिठाई तो खा लेते हैं, लेकिन वो चाय जो है ना वो फीकी पीते हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा गलतियां जो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये खास एडवाइस है कि वो चीज़ें जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें मिठाई, केक, चॉकलेट्स, शुगर बिस्किट्स, जैम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, हाई शुगर टी और कॉफ़ी, वाइट राइस, ठीक है, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, नॉन खटाई। अब ये वाइट राइस और वाइट ब्रेड जो है ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जल्दी से जो है ना वो शुगर जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड शुगर जो है वो हाई कर देते हैं। तो इस वजह से वाइट राइस, वाइट ब्रेड, नॉन खटाई, डोनट्स, रेगुलर नॉन, पराठा, फ्राइड एंड फास्ट फूड। अब ये मैंने बहुत ही जो है ना डिटेल में ये स्लाइड बनाई है उन पेशेंट्स के लिए जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमने ये चीज़ खानी है या नहीं खानी, ठीक है। तो रिमेंबर कि ये वो चीज़ें हैं जो यू नीड टू अवॉइड दीज थिंग्स, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि डायबिटिक पेशेंट क्या खा सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो पालक है, स्पाइनच है, और कैबेज, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, करेले, टोमेटो, एग, चिकन, फिश, दाल, बीन्स, और उसके अलावा ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट रोटी, ऑलिव्स ऑयल, नट्स, और एवोकाडो, एप्पल, पियर, गुआवा, पीच, बेरीज, लो फैट मिल्क, रिमेंबर मिल्क बट विद लो फैट, और उसके अलावा लो फैट योगर्ट, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग हेल्थ टुमारो, ठीक है। तो हमने जो है वो एहतियात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, और आपने जो है वो डाइट पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, तो इंशाल्लाह यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज़। अच्छा, गोल्डन रूल एक है, ये आप जो है वो याद कर लें कि गोल्डन रूल क्या है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ईट स्मॉल, कम खाना है, फ्रीक्वेंट मील्स। अगर आपने 2 रोटियां खानी है तो 2 रोटियां एक टाइम पे ना खाएं। आप एक रोटी खा लें, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर दूसरी रोटी खा लें, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने खानी है, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ रोटी का, तो जो भी खाना आप खा रहे हैं, तो वो अगर एक प्लेट आपने राइस की खानी है तो आप थोड़े से राइस अभी खा लें, उसके बाद फिर कुछ देर छोड़ के फिर खा लें, फिर कुछ देर छोड़ के फिर खा लें। तो ये गोल्डन रूल है, फ्रीक्वेंट मील, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। उसके बाद फिर अवॉइड एवरीथिंग स्वीट, हर वो चीज़ जो मीठी है उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही सुना, हर वो चीज़ जो मीठी है और वाइट है और फ्राइड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। चूज फाइबर, खाना क्या है? फाइबर, प्रोटीन इन एवरी मील। कोशिश करें कि हर मील में आपने प्रोटीन शामिल करना है, फाइबर शामिल करना है,
ताकि डाइजेशन जो है वो स्लोली हो, ठीक। और उसके अलावा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, यू नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स, ओके। So the next is the prevention, what we can do, the healthy eating, prioritize nutrition meals at home, annual screening। स्क्रीनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि वन टेस्ट कैन चेंज योर लाइफ, गेट स्क्रीन्ड, ठीक है। स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गेट टेस्टेड ईयरली टू नो योर शुगर लेवल, बट आई वुड लाइक टू से गेट टेस्टेड एवरी 6 मंथली, ओके। उसके बाद है एजुकेट फैमिली, फैमिली एजुकेशन, स्प्रेड अवेयरनेस एंड हेल्दी हैबिट्स। अब अवेयरनेस जितनी भी आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उतनी एजुकेशन आप अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को आप दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अवेयरनेस फैलेगी और हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो फैलेंगी, ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर डेली फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है, यू नीड टू वॉक इन अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इवनिंग, यू नीड टू वॉक, ओके। उसके बाद फिर अवॉइड तंबाकू, अगर तंबाकू का, स्मोकिंग का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको फ़ौरन से स्किप कर लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि एलिमिनेट स्मोकिंग एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारी शुगर लेवल को, स्ट्रेस को, हार्ट डिजीज़ को, ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, तो इसलिए यू नीड टू स्किप स्मोकिंग, तंबाकू। उसके बाद फिर अर्ली ट्रीटमेंट, एड्रेस सिम्टम्स प्रॉम्प्टली, तो जितना जल्दी हो सके आपने ट्रीटमेंट लेना है। अगर कोई भी सिम्टम्स आप में जो है वो जाहिर हो रहे हैं तो यू नीड टू एड्रेस देम promptly, okay। diabetes is not the end, it is the beginning of the better lifestyle choices। तो remember कि diabetes क्या है, it is not the end। diabetes जो है वो उसको आप कभी भी ये ना समझें कि that is end, okay। बल्कि आपने क्या सोचना है कि it is the beginning of better lifestyle। अब आप जो है वो better lifestyle को चूज करें and that is your beginning। तो keys for takeaway आपने याद रखना है, वो चीजें आपने याद रखनी है कि diabetes is common but manageable, okay। hopeless नहीं होना, ठीक है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट मौजूद है, उसका प्रिवेंशन है, और अगर जो है वो आप चाहें तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द 3 पिलर्स जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। वो 3 पिलर कौन से, लाइफस्टाइल और मेडिकेशन और न्यूट्रिशन और स्क्रीनिंग। अब ये चीजें जो हैं वो न्यूट्रिशन आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल है, उसके बाद फिर आपका जो है वो मेडिकेशंस, और उसके बाद स्क्रीनिंग है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे आप अमल करके आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। फिर लाइफ स्टाइल, टॉप ट्रीटमेंट है लाइफ स्टाइल का, ठीक। उसके बाद फिर टॉप ट्रीटमेंट है वो, अच्छा। उसके बाद फिर आ जाता है अर्ली डिटेक्शन, तो स्क्रीनिंग जो है दैट इज अर्ली डिटेक्शन। और उसके बाद पाकिस्तान एंड सिंध नीड्स अर्जेंट अवेयरनेस, ओके। What we are doing now, we are trying to spread the awareness about the diabetes, क्योंकि पाकिस्तान में जो जितने भी केसेस हैं वो जो है वो एक बिल्कुल शॉकिंग फैक्ट्स हैं, तो इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर एवरीवन शुड नो देयर शुगर लेवल, ठीक है। तो मुझे जो भी सुन रहा है, तो क्या आप जो है वो आपको पता है कि आपकी शुगर लेवल्स क्या हैं? अगर आपको पता है तो यू कैन राइट इन कमेंट। So the conclusion is diabetes is not the end, it is the beginning of better lifestyle choices, okay। So in last, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। मुजाहिद मेरी क्लास में फिर मुलाकात होगी एक और इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ।
Stay safe and stay healthy. Allah Hafiz.